एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं, पर उनकी तीसरी बेटी के दिल में ढेर सारा प्यार था। एक दिन पिता को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए। उन बेचारे का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय जिस घर में वो रहते थे। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं। उस पूरे दिन वो बस बैठे बैठे भला बुरा कह रही थीं। घर का सारा काम ब्यूटी ही कर रही थी। कुछ समय बाद पिताजी को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समंदर किनारे पहुंच गया है। वे उस तक जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। और तुम्हारे लिए ब्यूटी? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। पिताजी एक लंबा सफर तय कर उस जहाज तक पहुंचे। ना उसमें कोई सामान था, ना ही वो जहाज कोई काम का रह गया था। उदास और थक हार कर वो वापस घर लौटे। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचे। सुनसान पड़ा था और ठंड भी थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे, बर्फ पे ही। आखिर एक जगह उन्हें एक कैसल दिखा जिसमें लाइटें जल रही थीं। वे मदद की उम्मीद में अंदर गए। कुछ अजीब था वो कैसल। सभी तरफ लाइटें ही जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने पुकार भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कब तक रुकते, भूख जो लगी थी। उन्होंने खाना खाया और फिर एक सुंदर से बेड पे सो गए। जब वो सुबह उठे, उन्हें पहनने के लिए ताजा कपड़े तैयार मिले। नीचे गए तो शानदार ब्रेकफास्ट तैयार था। ये जरूर किसी परी का कैसल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है। वो मिले तो थैंक यू बोलूंगा जरूर। कैसल से निकलते हुए उन्हें गार्डन में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूं, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, धरती हिलने लगी और हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच से एक राक्षस जैसा दिखने वाला बीस्ट निकल के आया। पिताजी का सर चकराने लगा उसे देख के। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही शराफत है तुम्हारी? पिताजी उनसे सॉरी कहते रहे और बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए सजा मिलेगी जरूर। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं। अगर उनमें से एक यहाँ मेरे साथ रहने लगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? दिल पे बोझ लिए पिताजी घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचने पर दोनों मतलबी बहनों ने पिताजी की कहानी सुनी, पर बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी उनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों मतलबी बहन खुश हो गए,
क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी गलती वैसे भी ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर पिताजी ब्यूटी को लेके कैसल के लिए निकले। पहुंच के देखा कि सब पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया था कि बीस्ट वहां पहुंचा। उसे देखते ही ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना उसे पिताजी ने बताया था। बीस्ट ने बहुत नम्रता के साथ पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके पिताजी यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। ब्यूटी अगली सुबह उठी तो पिताजी जा चुके थे और शानदार ब्रेकफास्ट उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर गार्डन में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो कैसल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा था। उसे समझ नहीं आया, वो उसके अंदर गई। बहुत सुंदर तरीके से उस रूम को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा कि जो इस तरह से रूम को सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर्स में लिखा था, साहिबा आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने बोला, एक आईने में उसे पिताजी दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई। उसके पिताजी उसके सामने जो थे। उसी रात डिनर के समय बीस्ट फिर आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये कैसल आपका है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। आप चाहे तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत अचरज हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तो मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी जरा कठोरता से बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, उदास, अकेला। हर रोज डिनर के समय बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। यूं ही दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट की आदत सी पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे वो पसंद आने लगे थे। एक दिन उसे आईने में अपने पिताजी बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई घर जाने के लिए पूछने, क्योंकि उसे अपने पिताजी की देखभाल करनी थी। बिल्कुल आप जा सकती हैं, पर अगर आप वापस ना आए तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते समय निकाल दे, वो उठेगी सीधा कैसल के अंदर। अगली सुबह वो अपने पिताजी के घर पे थी, अपने पुराने बेड पे जगी। वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हुई और उसके डैडी की आधी बीमारी भाग गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, पिताजी से मिलने आई। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई उलझन में फंसाने की सोची। उसे यहाँ 1 हफ्ता और ठहरा लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और उसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगे।
और कहा कि उन्हें अलग अलग नहीं रहना है। ब्यूटी ने फैसला कर लिया कि और हफ्ता वही रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात सपने में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेजान सा पड़ा हुआ देखा। वो एकदम से घबरा के उठी। मैं कितनी मतलबी बन रही हूँ। उसने उसी समय अपनी अंगूठी निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के कैसल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का रास्ता देखती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। एकदम से वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे सपने में देखा था उसने। ब्यूटी दौड़ के गई उसके पास और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कुछ कहा। मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे? उसी पल कुछ जादू सा होने लगा। कैसल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा और फिर जब बीस्ट की तरफ पलटती वो, तो वहां एक जवान और सुंदर राजकुमार था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ गए वो? राजकुमार उन्हें बोला, मैं ही वो बीस्ट हूँ। एक डायन ने मुझ पे जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे पूरी जिंदगी बीस्ट बन के गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई। सच्चे दिल से उसे सच्चा प्यार जो मिला। ब्यूटी और राजकुमार ने शादी की और हमेशा खुश रहे। एक वक्त की बात है, बहुत दूर एक जगह में दो बेस्ट फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनके नाम थे के और क्रेडा। के और क्रेडा ने एक एक रोज लगाए अपने आंगन में, अपने प्यार की निशानी मानकर। ये रोजेस उनके साथ ही बड़े होंगे। ठंड का मौसम था और सब तरफ बर्फ ही बर्फ गिर रही थी। और उसी के साथ वक्त आ गया था क्रेडा की दादी माँ से मजेदार कहानियां सुनने का। ये ठंड और बर्फ आती कहाँ से है? बहुत दूर से, दादी माँ ने जवाब दिया और शुरू करी अपनी कहानी। एक देश था, बर्फ ही बर्फ सब तरफ। वहां की रानी अकेली रहती थी अपने आइस कैसल में, जो उसका खुद का बनाया हुआ था। ये स्नो क्वीन बहुत सुंदर थी और साफ भी, बिल्कुल बर्फ की तरह। पर स्नो क्वीन दिल से दुष्ट थी और आइस कैसल में कई सारे राज छुपा रखे थे। उनका आइसी मिरर भी एक जादुई मिरर था। इसी में वो दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब देख सकती थी। तभी क्रेडा को ऐसा लगा कि स्नो क्वीन खिड़की से उन्हें देख रही है। के दादी माँ, देखो स्नो क्वीन खिड़की पे। अरे कोई बिल्ली होगी ठंडी से परेशान। दादी माँ, क्या स्नो क्वीन यहाँ आ सकती है? आने दो, मैं उसे फटाक से चिमनी में डाल दूंगा, पिघल के पानी हो जाएगी वाटर क्वीन। अब
अपने आईसी मिरर में स्नो क्वीन ने देखा कि के क्या बोल रहा था। तो तुम मुझे चिमनी में डालोगे और वाटर क्वीन बनाओगे? मेरे आइस स्पार्कल्स, जाओ! मेरी शक्ति से इस लड़के को ढूंढो। उसका दिल और आंखें मुझे चाहिए। उसकी नजर में बुराई भर दो और उसके दिल से प्यार को निकाल दो। स्नो क्वीन ने अपने आइस स्पार्कल्स को यह ऑर्डर दिया। धीरे से एक बर्फीला तूफान क्रेडा के घर की तरफ तेजी पकड़ने लगा और आइस स्पार्कल्स उसी के साथ जा रहे थे। बाहर क्या हो रहा है ये देखने के लिए के ने खिड़की खोली। क्रेडा तभी चिल्लाई, के नहीं! पर देर हो चुकी थी। मेरी आंखें, कुछ घुस गया आंखों में और दिल में। क्या है ये सब? और तभी आइस स्पार्कल्स ने स्नो क्वीन का काम कर दिया था। उसकी आंखों और दिल में चोट लग चुकी थी और के बदल चुका था। क्रेडा ने पूछा कि क्या हुआ, पर वो उस पे पलट के चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ, परेशान मत करो। ये पहली बार था कि के ने क्रेडा से बदतमीजी से बात करी। क्रेडा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। के अगली सुबह भी बदतमीजी से बात कर रहा था। जब वो अपना स्ले निकाल रहा था, क्रेडा ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो वापस उस पे भड़क गया। वो स्ले पे चढ़ के चला गया। क्रेडा उस तक नहीं पहुंच पाई। अचानक उसके सामने स्नो क्वीन आ गई और के उसके पीछे जाने लगा। क्रेडा कुछ भी ना कर सकी क्योंकि वो गायब हो गए। स्नो क्वीन उसे अपने आइस कैसल ले जा रही थी। क्रेडा खिड़की पर उसकी राह देखती रहती। दिन, महीने गुजर गए और ठंड का मौसम भी गया, पर के नहीं आया। खुद कुछ करने की चाह से क्रेडा निकल पड़ी अपने दोस्त को ढूंढने, साथ में सिर्फ दादी का दिया हुआ मिरर लेके। बहादुर क्रेडा ने रास्ते में हर एक जन को पूछा अगर उन्होंने के को देखा है। घूमते फिरते वो नदी तक पहुंची। आसपास उसे कोई नहीं दिखा जो उसे के बारे में बता पाए। उसने नदी से पूछा पर कोई जवाब नहीं आया। इतने में सिनक्रो आया उसके पास और बोला, नदी के पास है जवाब तुम्हारे लिए, पर पहले उसे एक गिफ्ट देना होगा। क्रेडा ने अपना फेवरेट नेकलेस निकाल के नदी को गिफ्ट दे दिया। तभी एक जादू सा हुआ और एक बोट हाजिर हो गया। क्रेडा ने सोचा कि नदी को उसका गिफ्ट पसंद आया है और ये रिटर्न गिफ्ट दिया है। उसके चढ़ते ही बोट खुद चलने लगी। बोट जाके किनारे रुकी। यहाँ एक सीक्रेट गार्डन था जिसमें फूल ही फूल थे, रंग बिरंगे। इतना सुंदर गार्डन उसने पहले कभी नहीं देखा था। पर कुछ गड़बड़ थी, इन फूलों में खुशबू नहीं थी। गार्डन की दूसरी तरफ से एक औरत उसकी तरफ आ रही थी। ये गार्डन की ओनर थी। कैसी हो प्यारी बेटी? मुस्कुरा के उसने पूछा और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके गार्डन के फूलों में खुशबू फिर से आ रही है। I'm so sorry, मैं आपकी परमिशन के बिना आ गई। कोई बात नहीं बेटा, अच्छा हुआ तुम आई। कई साल से कोई नहीं आया मेरे गार्डन में। तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? क्रेडा ने कहा कि वो अपने दोस्त के को ढूंढ रही है, पर उन्होंने कहा कि क्रेडा से पहले यहाँ
सालों तक उसने किसी को नहीं देखा। अच्छा, ऐसा है तो मुझे फिर से रोड पे जाना चाहिए। मुझे के को जल्द से जल्द ढूंढना है। फ्लावर लेडी नहीं चाहती थी कि वो कहीं जाए, इसलिए उसने एक झूठ बोला। क्या नाम बताया? के? शायद देखा है मैंने उसे। क्रेडा ने उसे सब कुछ बताया और जब फ्लावर लेडी ने स्नो क्वीन का नाम सुना वो भड़क गई। स्नो क्वीन? उसका तो नाम भी ना लो। उसकी वजह से मेरे फूलों की खुशबू चली गई थी। फिर अचानक से उन्हें मन हुआ कि वो क्रेडा के बाल बनाए। क्रेडा को समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने जिद की। क्रेडा को ये नहीं मालूम था कि वो एक जादुई कंघी थी। इस कंघी की वजह से क्रेडा सब कुछ भूल गई, सिर्फ खुशियां याद थी। फ्लावर लेडी बुरी नहीं थी, उसने ये अच्छी नीयत के साथ किया था। जब वो अपनी नींद से उठी, क्रेडा को कुछ याद नहीं रहा। वो यहाँ कैसे आई, क्यों आई, कुछ भी नहीं। फिर उसे 2 रोजेस दिखे फ्लावर वुमेन के हाथ में और कुछ याद आने लगा। प्यार के आगे कौन सा जादू चलेगा। उसे नहीं पता कि कितना वक्त वो वहां सोई, पर उसकी प्यारी यादें वापस आ गई थी। वो फिर से नदी की तरफ गई और बोट तो वहीं थी, पर कहाँ जाना है ये पता नहीं था। तभी एक क्रो उसके पास आया, मानो वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और क्रेडा उसके पीछे पीछे चल दी। और वो पहुंचे आईसी सी में। वहीं पे एक पायरेट शिप पे जाके वो क्रो बैठ गया। क्रेडा धीरे से उस शिप तक पहुंची। तो ये शिप से पहुंचूंगी मैं क्वीन के कैसल? अचानक कुछ पायरेट्स वहां आ गए और उनमें से एक पायरेट गर्ल ने क्रेडा से बात की। तुम वहीं जाओगे जहां हम जाएंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसी वक्त स्नो क्वीन कोशिश कर रही थी कि के अपना पास्ट भूल जाए। काफी कुछ तो वो भूल गया, पर क्रेडा उसके सोच से नहीं जा रही थी। बहुत जल्द तुम्हारा दिल भी ठंडा कर दूंगी, फिर कुछ याद नहीं रहेगा तुम्हें। पायरेट गर्ल को जब के की कहानी क्रेडा से मालूम चली, उसने कहा कि उसे भूल जाए क्योंकि उसका निकलना इम्पॉसिबल है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है वो, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी। पायरेट गर्ल को यह जिद अजीब लग रही थी। एक्चुअली वो चाहती थी कि वो उसके साथ ही रहे, उसकी फ्रेंड बनकर, पर क्रेडा जिद की पक्की थी। उसे बचाना ही है मुझे, चाहे जो करना पड़े। उसकी कोई दोस्त नहीं थी, इसलिए पायरेट गर्ल को क्रेडा की यह जिद बहुत अच्छी लगी और वो उसके साथ हो गई। अगली सुबह वो उसके लिए एक रेनडियर लेके आई। ये पूरे स्नो किंगडम की फास्टेस्ट रेनडियर थी और वो क्रेडा को रास्ता दिखाएगी। प्रॉमिस करो कि तुम उस स्नो क्वीन को पकड़ोगी और मेरी शिप को भी बचाओगी। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आऊंगी। क्रेडा रेनडियर पे जा रही थी। उसे पहले पता करना था कि स्नो क्वीन को हराना कैसे है, और रेनडियर उसे ये भी बताने वाली थी। काफी चल के वो नॉर्थ पोल पहुंचे। वहां पे उन्हें एक ओल्ड मैन मिले। तो तुमने वो मिरर तोड़ दिया है ना? क्रेडा को समझ नहीं आया कि उन्हें मिरर के बारे में कैसे मालूम, पर उसे ये पता था कि वो सही जगह आई है, तो उसने उनको वो मिरर दिखाया। तो मैं स्नो क्वीन को इससे ही हरा दूंगी। ये तो मैजिक मिरर है, इसमें सच दिखता है, सिर्फ सच। अगर सच कहीं भी छुपा हो तो भी दिखाता है। प्यार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो कुछ नहीं होता।
इसलिए असली ताकत तो हम सब में है, प्यार की ताकत। इनकी बदौलत ग्रेडा को मालूम हुआ कि स्नो क्वीन कौन थी। अगर वो सच दिखा दे तो वो उसे हरा भी सकती है, क्योंकि पहले स्नो क्वीन भी एक अच्छी लड़की थी, प्यार से भरपूर। जहां भी वो छूती फूल खिल जाते थे और उसकी स्माइल में सूरज जैसी चमक थी। वो एक बहुत खुश लड़की थी। उसका नाम था लाइला। पर सबको लगता था कि वो कोई जादूगरनी है, इसलिए उसके साथ कोई खेलता या बात भी नहीं करता था। अकेलेपन ने उसकी खुशी छीन ली। उसे अपने आसपास सभी लोगों से नफरत होने लगी और एक दिन उसने एक विश की। जो भी मुझे परेशान करेगा वो आइस बन जाएगा। और फिर उसने अपना आइस कैसल बनाया, सबसे दूर, अकेले, खुशियों से भी दूर। ग्रेडा स्नो कैसल में पहुंची और वहां उसे दिखा के आइस स्कल्पचर बनाते हुए। के तुम यहाँ हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम भूल गए मुझे, मैं ग्रेडा। के ने ग्रेडा की तरफ देखा पर पहचाना नहीं। यहाँ मौजूद हर चीज की तरह इसका दिल भी आइस बन चुका है। ग्रेडा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। छोड़ो इसे, ये मेरा है। मैं तुम्हें भी आइस का बना दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी। के, आई लव यू। उसे याद आया। ग्रेडा, हाँ मुझे याद आया। गुस्से में स्नो क्वीन ने अपना वॉन्ड तेजी से घुमाया और उससे निकली खतरनाक कर्स ऑफ आइस। तभी ग्रेडा ने अपना मिरर निकाला और वो कर्स उससे टकराकर गायब हो गया। स्नो क्वीन ने ग्रेडा के मिरर में देखा और उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसमें उसे दिखा लाइला का चेहरा। अचानक स्नो क्वीन अपने प्यारे से रूप में बदल गई। वो लाइला बन गई। थैंक यू वेरी मच। अब मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं फिर से आजाद हो गई। बाय बाय। के और ग्रेडा एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। अब से वो हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ बड़े होंगे, उन दोनों रोजेस की तरह जो उनके आंगन में हैं। स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। बहुत पहले यहाँ से बहुत दूर एक बहुत शानदार कैसल हुआ करता था। इसी शानदार कैसल में एक खूबसूरत सी रानी रहती थी। रानी की बस एक ही इच्छा थी और वो ये थी कि उनकी एक बेटी हो। ठंड का मौसम था। रानी खिड़की के पास बैठ के कपड़े सी रही थी। तभी उन्हें सुई चुभ गई। उन्होंने कॉटन से अपना खून पोंछते हुए एक विश मांगी। मेरी एक विश है, एक बेटी हो मेरी, जिसका रंग स्नो जैसा सफेद हो, जिसकी आंखें तारों की तरह चमके और जिसके लिप्स चेरी जैसे हों और उसका दिल खुशियों से भरपूर हो। और एक दिन क्वीन की विश पूरी हुई। उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम स्नो वाइट रखा। साल यूं ही गुजरते गए, पर उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। दयालु क्वीन बीमार हुई और चल बसी। राजा की उम्र हो चली थी और वो कमजोर होने लगे थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की। ये रानी चेहरे से तो खूबसूरत थी, पर दिल से नहीं। बहुत घमंडी औरत थी। हर रोज रानी अपने मैजिक मिरर में देखती और ये सवाल पूछती थी, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे खूबसूरत? और वो मिरर जवाब देता, और कौन होगा भला आपसे सुंदर यहाँ? रानी ये जवाब सुनकर बहुत खुश होती।
इस दुष्ट रानी के आते ही कैसल में सब कुछ बदलने लगा। उनकी करतूतों की वजह से किंगडम को बहुत नुकसान पहुंचा। उन्हीं इश्यूज को ठीक करने के लिए राजा को कैसल से बाहर जाना पड़ा। दुष्ट रानी बड़ी खुश हुई क्योंकि राजा नहीं है तो वो अपनी मनमानी कर सकती है। साल पे साल गुजरते गए और स्नो वाइट बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती हो गई। कुछ दूर एक नदी में पानी पीते हुए एक प्रिंस को स्नो वाइट का रिफ्लेक्शन दिखा। उसे आसपास सिर्फ कुछ पंछी नजर आए, स्नो वाइट नहीं मिली। एक दिन रानी ने फिर से अपने मैजिक मिरर से पूछा, मिरर, मुझे ये तो बता, कौन है सबसे सुंदर? कैसे बोलूं? आप नहीं रानी, स्नो वाइट है सबसे सुंदर। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सबसे खास सिपाही को बुलाया और एक भयानक हुक्म दिया, तुम स्नो वाइट को जंगल में ले जाओ और मुझे उसका दिल लाके दो। सिपाही स्नो वाइट को रानी के पास ले गया। कैसी हो स्नो वाइट? मुझे लगा कि तुम शायद कैसल के अंदर बोर हो रही होंगी। जाओ जरा जंगल की सैर कराओ, हमारा सबसे खास हंटर तुम्हारा ख्याल रखेगा। सिपाही स्नो वाइट को घने जंगल में ले गया। उसे अपना काम करना था, पर स्नो वाइट की नेकी और प्यार भरा दिल देख के वो रुक गया। उसने उसे चेतावनी दी कि कैसल वो लौट के ना जाए। सूरज ढलते ही उसे वहीं छोड़ सिपाही कैसल चला गया। स्नो वाइट को अकेले अंधेरे में बहुत डर लग रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। वो तब तक रोई जब तक उसे नींद ना आ गई। सुबह वो पंछियों की आवाज सुन के उठी, क्योंकि सारे जो वो उसके दोस्त बन गए थे। ये सारी पंछी उसे पहले से जानते थे और इसलिए वो उसे रास्ता दिखाते हुए अपने घर तक ले आए। उनका घर प्यारा और छोटा सा था। थोड़ा ठहर के स्नो वाइट ने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ बहुत छोटा था और सफाई भी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये घर किसका है, पर वो जाती भी तो कहाँ, तो इसने सफाई शुरू कर दी। घर को चकाचक करने के बाद उसने छोटे छोटे बर्तनों में बना के कुछ खाया। बाकी चीजों की तरह इस घर के बेड्स भी बहुत छोटे थे। स्नो वाइट इतनी थक चुकी थी कि वो जहाँ थी वहीं सो सकती थी। उसने सोचा कि यहाँ वो सेफ है, तो 3 बेड्स को जोड़ के उन पर वो सो गई। शाम को जब 7 ड्वार्फ्स, जिनका ये घर था, काम करके वापस आए, उन्हें बहुत खुशी हुई कि घर इतना साफ था और बढ़िया खाने की खुशबू भी आ रही थी। आदत से मजबूर एक ने थोड़ा खाना गिरा ही दिया। एक ड्वार्फ सोच रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। कुछ गड़बड़ है। किसने किया ये सारा कामकाज? अगर थोड़ा सो लूं तो शायद जवाब दे पाऊं बाद में। सातों ड्वार्फ धीरे से ऊपर अपने बेडरूम में गए। जैसे ही वो पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई
इतनी सुंदर एक लड़की उनके बेड पे सो रही थी। उनकी आवाज सुन के स्नो वाइट की नींद टूट गई। इतने सारे लोगों को उसे घूरते हुए देख वो डर गई। थोड़ा रुक रुक के वो बोली, मैं स्नो वाइट हूँ, मुझे माफ कीजिए अगर कुछ गलती हुई है मुझसे। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो तो हम जानते हैं, वरना तुम क्यों हमारे लिए खाना भी बनाती, सफाई भी करती। डॉक बोला, हम लोग 7 ड्वार्फ्स हैं। ये हैप्पी, ये ग्रम्पी, ये डोपी, स्नीजी, बैशफुल और मैं डॉक। और स्लीपी। मुझे सोने दो। स्नो वाइट बहुत खुश थी कि अब उसके साथ और मजेदार फ्रेंड्स हैं। उसने उन सबको अपनी पूरी कहानी बताई। 7 ड्वार्फ्स को बहुत अफसोस हुआ कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने उससे अपने साथ रहने को कहा। स्नो वाइट मान गई और हमेशा उनके साथ उनकी मदद करने लगी। उनके दिन बहुत मजे से गुजर रहे थे, पर लंबी नहीं चलने वाली थी ये पार्टी। एक दिन दुष्ट रानी ने मैजिक मिरर से फिर वही सवाल किया, मिरर, मुझे ये तो बता कौन सबसे सुंदर है। रानी, माफ कीजिए, मुझे स्नो वाइट ही सबसे ज्यादा सुंदर है। पर रानी को लगा था कि वो मर चुकी है। उसे नहीं मालूम था कि सिपाही ने काम नहीं किया और खुद ही अब ये काम करने की ठानी। स्नो वाइट सभी ड्वार्फ्स को काम पे भेज रही थी, उन्हें एक किस देके। डॉक ने अपनी वार्निंग्स उसको उस दिन भी दिए। हमारे रूल्स याद है ना? कोई अजनबी आए, दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। ओके टोके डॉग, पर तुम लोग देर मत करना, ओके? स्नो वाइट खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। ड्वार्फ्स इस टाइम पर नहीं लौट के आते। कौन है? डॉग, तुम लोग हो क्या? बाहर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं बेचारी क्या बिगाड़ूंगी तुम्हारा, खोलो तो सही। पीप होल से देखने पर एक बेजान सी बूढ़ी औरत दिखी। उसने सोचा, ये क्या भला नुकसान करेगी मेरा, और उसने दरवाजा खोल दिया। हाय मेरी प्यारी बेटी, मैं गुजर रही थी इधर से, अगर कुछ खाने को दे देती, बड़ा आशीर्वाद दूंगी तुझे। स्नो वाइट ने उसे अंदर बुलाया और गरम खाना दिया। भगवान भला करे बेटी तेरा। मेरे पास पैसे तो नहीं, पर एक बढ़िया एप्पल है, इसकी हर बाइट में जादू है। स्नो वाइट ने झट से उसकी एक बाइट ली और वो सर से चकराकर गिर गई। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि वही दुष्ट रानी थी, और उस एप्पल में जादू नहीं, जहर था। उसकी एक बाइट में इतना जहर था कि स्नो वाइट ऐसी नींद में सो गई जिसे कभी ना उठ पाए। जब 7 ड्वार्फ्स घर आए, उन्हें स्नो वाइट जमीन पे गिरी मिली। डॉग ने देखा उस एप्पल को। स्नो वाइट सोते हुए भी बहुत सुंदर लग रही थी। ड्वार्फ्स ने उसे एक ग्लास बॉक्स में सजावट के साथ रखा और जंगल में ऐसी जगह रखा जहां उसके सारे दोस्त उससे मिलने आ सकते थे। एक दिन एक प्रिंस उसी जंगल में आया जब स्नो वाइट सो रही थी, और पंछियों ने उसे रास्ता दिखाया, वहां का जहां स्नो वाइट सो रही थी। प्रिंस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही सुंदर प्रिंसेस है
जिसकी रिफ्लेक्शन उसने एक बार नदी में देखी थी और कई बार सपनों में भी। उसने ग्लास बॉक्स का कवर हटा के स्नो वाइट को किस किया। उसी पल स्नो वाइट और प्रिंस दोनों के सपने सच हो गए और उनका प्यार दुष्टता से जीत गया और स्नो वाइट फिर से ठीक हो गई। उसी समय राजा को अपनी बेटी के साथ हुए अत्याचार का पता चला और उन्होंने मैजिक मिरर को तोड़ दिया और रानी को कैसल से दूर भेज दिया। स्नो वाइट अपने घर, अपने कैसल लौट आई अपने पापा के साथ। स्नो वाइट और प्रिंस की शादी बहुत शानदार हुई। स्नो वाइट राजा, प्रिंस और 7 ड्वार्फ्स के साथ हमेशा खुश रही।